नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की कहानी डायरेक्ट शुरू करते हैं। 2013 का वो केस जिस पर पूरा देश रोया था। हमारे देश में बहुत से ऐसे केस हुए हैं जिसमें हैवानियत की सारी हदें पार हो गई थीं। जब ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं तो हम लोगों को दुख भी होता है, बुरा भी लगता है, हम लोगों को गुस्सा भी आता है। हम लोग कैंडल मार्च भी निकालते हैं सिर्फ इसलिए कि विक्टिम को जस्टिस मिल सके, उसको न्याय मिल सके। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा केस जिसमें ऐसी दर्दनाक और ऐसी हैवानियत भरी दुष्कर्म हुए जिसको लेकर पूरा देश रोया था। यहाँ तक कि इस केस का फैसला सुनाते वक्त जज की आंखों में भी आंसू आ गए थे। ये घटना कहाँ घटी थी, इस केस में ऐसा क्या हुआ था, चलिए जानते हैं सब कुछ फैक्ट्स बाय फैक्ट इस वीडियो में। तारीख थी 1 मई 2013। वैसे तो ये दिन हर दिन की तरह सभी लोगों के लिए आम था, लेकिन दिल्ली में रहने वाली प्रीति राठी के लिए नहीं, क्योंकि वो पहली बार उसी दिन दिल्ली से बाहर जा रही थी। लेकिन उसके घर वालों के मन में थोड़ी सी घबराहट थी। दूसरी तरफ प्रीति के मन में खुशी भी थी, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था कि पूरे परिवार को उस पर नाज था। दरअसल प्रीति राठी ने दिल्ली में रहकर नर्सिंग किया। नर्सिंग करने के बाद वो मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी। उसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी। नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकलती है। वो फॉर्म भरती है, एग्ज़ाम क्लियर करती है, मेडिकल क्लियर करती है और अपने सारे टेस्ट पास करती है और करीब 6 महीने के बाद उसको ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाता है, जिसको लेकर वो और उसके परिवार के लोग बहुत खुश थे। सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी और उसको मुंबई में ही स्थित आईएनएस ऑफिस में ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इसी वजह से प्रीति राठी 1 मई को मुंबई जा रही थी। उस घर में पहली बार किसी को सरकारी नौकरी मिली थी और इतनी अच्छी नौकरी मिली थी जिसकी वजह से सभी लोग बहुत खुश थे। और इसलिए प्रीति राठी अपने पिता के साथ और अपने चाचा चाची के साथ 1 मई को मुंबई के लिए निकलने की तैयारी कर रही थी। वो लोग दिल्ली स्टेशन पर टाइम पर पहुंच जाते हैं और टाइम पर पहुंच के इंतज़ार करने लगते हैं ट्रेन का। ट्रेन आती है और तुरंत प्रीति और उसके पिताजी और चाचा चाची ट्रेन में चढ़ जाते हैं और एक सीट में जाकर बैठ जाते हैं। ट्रेन अपने टाइम से दिल्ली के स्टेशन से निकल जाती है मुंबई के लिए। जिस बोगी में प्रीति थी उस बोगी में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। यहाँ तक कि बहुत से लोग उस ट्रेन में उस बोगी में खड़े होकर जा रहे थे। उन्हीं लोगों के बीच उस बोगी में एक लड़का भी था जिसने कैप लगाई हुई थी और अपना चेहरा एक काले कपड़े से ढका हुआ था, कह सकते हैं काले गमछे से ढका हुआ था। वो किसी से बात नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र लगातार प्रीति पर बनी हुई थी और ये बात प्रीति और उसके घर वालों ने भी नोटिस की थी कि एक लड़का उसको लगातार उस पर नज़र बनाए हुए है। खैर, ट्रेन में ये सब हो रहा था और फिर रात होती है। भीड़ बहुत थी, लेकिन फिर भी लोग ट्रेन में किसी तरह जगह बनाकर सोने की कोशिश करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद बोगी में बैठे सभी लोग सो जाते हैं। प्रीति और उसके पिता और उसके चाचा चाची भी सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो वो लोग अपने समय अनुसार उठते हैं और थोड़ी देर बाद ट्रेन भी मुंबई पहुंच जाती है। अब तारीख बदलकर 2 मई हो चुकी थी। प्रीति और उसके पिताजी को बांद्रा स्टेशन पर उतरना था और ठीक 8:10 पर ट्रेन बांद्रा स्टेशन पर आ जाती है और दोनों प्रीति और उसके घर वाले लोग, चाचा चाची और उसके पिताजी स्टेशन पर उतर जाते हैं। स्टेशन पे उतर कर अब वो लोग स्टेशन से बाहर निकलने की जगह ढूंढते हैं, रास्ता ढूंढते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। प्रीति के चाचा चाची और पिता प्रीति से थोड़ा 8-10 कदम आगे चल रहे थे, क्योंकि पूरा दिन का सफ़र करके पहुँचे थे मुंबई में। तो प्रीति थोड़ी सी थकी हुई महसूस कर रही थी, तो इसलिए प्रीति 8-10 कदम अपने घर वालों से पीछे की तरफ चल रही थी। तभी प्रीति के पीछे से उसके कंधे पर कोई छूता है। प्रीति जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे वही लड़का था जो ट्रेन में कैप लगाए हुए था और मुंह को काले कपड़े से ढका हुआ था। जैसे ही प्रीति उसकी तरफ बढ़ती है वैसे ही वो एक बोतल निकालता है
और उस बोतल से उसके फेस पर कुछ फेंकता है। जैसे ही वो चीज़ प्रीति के फेस पर पड़ती है, वैसे ही प्रीति बहुत तेज तेज से चिल्लाने लगती है। वो चीज़ कुछ और नहीं बल्कि एसिड था, जिसके जलने से वो चिल्लाने लगती है। उसके पिता तुरंत उसकी तरफ भागते हैं उसको संभालने के लिए, और तुरंत उसको उठाकर स्टेशन मास्टर के ऑफिस में लेकर जाया जाता है। देखने पर पता चलता है कि प्रीति पर एसिड अटैक हुआ है, जिसकी वजह से प्रीति को बहुत दर्द हो रहा था, जलन भी हो रही थी। वहाँ से प्रीति को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, और तब तक जख्म काफ़ी गहरे हो चुके थे, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में जिसने भी प्रीति का चेहरा देखा वही डर गया था, वही चौंक गया था, क्योंकि जख्म काफ़ी गहरे हो चुके थे तब तक। एसिड अटैक करने के बाद वो लड़का भागने लगता है। तभी वहीं पास में खड़े 3 युवक उसके पीछे भागते हैं उस लड़के को पकड़ने के लिए। उन तीनों युवकों का नाम था समीर, सलीम और सलमान। मैं इन तीनों युवकों का नाम इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आगे के केस में इन तीनों युवकों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीछा करने के बावजूद वो नकाबपोश लड़का भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है था, और डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। वहीं पर पुलिस समीर को लेकर घटनास्थल पर पहुंचती है और अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर देती है। पुलिस कुछ सबूत भी इकट्ठा करती है, लेकिन प्रीति की हालत बहुत गंभीर हो जाने की वजह से अब उसको गुरु नानक हॉस्पिटल से मसीना हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। पुलिस भी प्रीति के बयान लेने के लिए मसीना हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन जख्म गहरे होने की वजह से प्रीति की आवाज़ जा चुकी थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, और चेहरा भी बहुत ज़्यादा जल चुका था, जिसकी वजह से प्रीति का बयान नहीं लिया जा सका। प्रीति बोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बोल नहीं पाती है। तब वो अपने हाथ से इशारा करती है, लिखने का एक इशारा करती है, उसको पेपर और पेन दिया जाता है। अब वो पुलिस से और अपने घर वालों से लिख लिख कर बातें करना शुरू करती है। दूसरी तरफ अब ये केस धीरे धीरे मीडिया में आने लगा था, और मीडिया के द्वारा पूरे देश में खबर फैल जाती है कि मुंबई में एक लड़की पर एसिड अटैक हुआ है, मुंबई के स्टेशन पे। अब पूरे देश में जगह जगह पर लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, सिर्फ प्रीति को न्याय दिलाने के लिए। जैसे जैसे ये खबर देश में फैल रही थी, वैसे वैसे पुलिस पर भी दबाव बन रहा था जल्दी से जल्दी मुजरिम को पकड़ने का। लेकिन समस्या ये थी कि अपराधी का कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। लेकिन घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों की मदद से पुलिस, और उन 3 लड़कों की मदद से पुलिस उस लड़के का स्केच बनवाती है जिसने एसिड का अटैक किया था प्रीति पे। लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ खाली थे, क्योंकि उसका कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। उसी बीच पवन नाम का एक लड़का प्रीति की एक कज़न को कॉल करता है, प्रीति का हालचाल लेने के लिए पूछता है, और ये बात प्रीति की सिस्टर प्रीति के पिता को बताती है, और उसके पिता तुरंत ये बात पुलिस को बताते हैं कि पवन नाम के लड़के ने प्रीति की सिस्टर को कॉल किया है और प्रीति का हालचाल ले रहा है। तो पुलिस को ये शक होता है कि कहीं पवन ही तो वो शख्स नहीं है जिसने प्रीति पर अटैक किया है, और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि प्रीति बच गई कि मर गई। स्केच बन जाने के बाद पुलिस प्रीति के पास वो स्केच लेकर जाती है और दिखाती है कि तुम इसमें इस लड़के को मतलब जानती हो कि नहीं जानती हो। प्रीति पेन की मदद से स्केच को देखकर 3 लड़कों का नाम लिखती है। तीनों का नाम था सत्यम, अंकुर और पवन। क्योंकि प्रीति ने पवन का नाम लिया था, और पवन ने ही फ़ोन करके प्रीति की कज़न को फ़ोन करके उसका हालचाल लेने की कोशिश भी करी थी। तो पुलिस को पवन के ऊपर पूरा शक होता है, और उसी को लेकर ये अब पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती है और पवन को ढूंढने लगती है। कुछ दिनों की जांच पड़ताल के बाद 9 मई 2013 को पुलिस पवन कुमार को ढूंढ लेती है और गिरफ्तार कर लेती है। इस गिरफ्तारी के बाद लोगों में गुस्सा और आ जाता है, और अब सभी लोग मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की मांग करने लगते हैं। वहीं मसीना हॉस्पिटल में प्रीति का ट्रीटमेंट चल रहा था। बहुत सारी सर्जरी भी करी गई, लेकिन प्रीति में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था, बल्कि दिन प्रतिदिन प्रीति की हालत और गंभीर होती जा रही थी। ये सब देख मसीना हॉस्पिटल ने प्रीति को बॉम्बे हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया, लेकिन बॉम्बे हॉस्पिटल में भी प्रीति में कोई सुधार नहीं आ रहा था।
क्योंकि ये केस अब पब्लिक हो चुका था, पब्लिक गुस्से में आ गई थी, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा था, जगह जगह उसके न्याय दिलाने की मांग हो रही थी, उसको बचाने की मांग हो रही थी, जिसकी वजह से प्रीति का इलाज करने के लिए अब बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर लग चुके थे, क्योंकि अब ये केस नेशनल बन चुका था। लेकिन एसिड अटैक की वजह से उसके अंदर के जो ऑर्गन्स थे वो काफ़ी ख़राब हो गए थे, काफ़ी डैमेज हो गए थे, और वो ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उसकी हालत दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही थी। कई कोशिशों के बावजूद भी प्रीति में कोई सुधार नहीं आ रहा था, तो अब हॉस्पिटल में उसको वेंटिलेटर पर रख दिया गया था। लेकिन 1 जून 2013 को दिल की धड़कन रुक जाने की वजह से प्रीति की मौत हो जाती है, और डॉक्टर उसकी मौत की वजह उसी एसिड अटैक को बताते हैं कि एसिड अटैक की वजह से प्रीति के बहुत सारे ऑर्गन्स ख़राब हो चुके थे, और ठीक तरह से ऑर्गन्स का काम ना करने की वजह से प्रीति का को दिक्कत हुई सांस लेने में, और हम उसको बचा नहीं सके, और प्रीति की मौत हो चुकी है। प्रीति की मौत की वजह से देश में गम और गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। प्रीति की मौत के बाद उसके शव को दिल्ली लाया जाता है। देश गुस्से में था, लोग सड़क पर आ जाते हैं। तो हमारे देश की सरकार अब ये केस सीबीआई को दे देती है, क्योंकि पुलिस ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी, और प्रीति का अंतिम संस्कार पूरा राष्ट्रीय सम्मान के साथ कर दिया जाता है। अब हर देश के व्यक्ति के अंदर से यही मांग थी कि प्रीति के गुनाहगार को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। अब जांच पड़ताल सीबीआई के हाथ में थी। जिस पवन नाम के लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उससे पूछताछ करने के बाद, उसके फ़ोन लोकेशन के बाद ये पाया जाता है कि 1 मई 2013 को पवन कुमार मुंबई में नहीं था, बल्कि वो रोहतक में था। ये सीबीआई के लिए बहुत एक दुखद सूचना थी, क्योंकि पूरा शक जो था वो पवन पे था। लेकिन फ़ोन लोकेशन से पता चलता है कि पवन उस दिन मुंबई में था ही नहीं, रोहतक में था। इसके बाद सीबीआई पवन को छोड़ देती है, और फिर से उसके हाथ खाली हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला था पवन के खिलाफ जिसकी वजह से ये बोला जा सके कि पवन ने ही प्रीति पर अटैक किया है। अब सीबीआई की एक टीम दिल्ली भेजी जाती है, और प्रीति के घर वालों से पूछताछ करने के बाद और आस पड़ोस के से पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि अंकुर नाम का एक शख्स था, जो प्रीति के पड़ोस में ही रहता था। वो प्रीति से एक तरफा प्यार भी करता था। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने उसके प्यार को कबूल नहीं किया था और ठुकरा दिया था। लेकिन फिर भी अंकुर प्रीति को डेली प्रीति के आगे पीछे लगा रहता था, उसको परेशान करता था। लेकिन बार बार प्रीति के मना करने के बाद एक दिन थक हार कर अंकुर प्रीति को धमकी देता है, और उसको मार डालने की धमकी देता है। ये सीबीआई के लिए बहुत बड़ा क्लू था। उसके बाद सीबीआई की टीम अंकुर के घर जाती है, तो पता चलता है कि अंकुर 1 मई से जिस दिन प्रीति पे एसिड अटैक हुआ था, 1 मई से घर आया ही नहीं है, घर से गायब है। इससे सीबीआई को और शक होता है, और सीबीआई पूरी जी जान के साथ अंकुर को ढूंढने में लग जाती है। कुछ दिनों में अंकुर सीबीआई वालों के हाथ लग जाता है, और सीबीआई की एक टीम उससे पूछताछ करने के लिए उसको मुंबई लेकर आ जाती है। पूछताछ के दरमियान में अंकुर अपने बयान हर समय बदलता रहता है, कभी कुछ बताता है, कभी कुछ बताता है। और गौर से देखने के बाद उसके दोनों हाथों को सीबीआई की एक टीम ने जब जांच पड़ताल कर रही थी, सीबीआई ने उसके हाथों को भी देखा। उसके हाथ में वैसा ही जख्म था जैसा कि एसिड के जलने से होता है। ये देखकर सीबीआई को और शक हुआ अंकुर पे। अब यही एक रास्ता था। सीबीआई उसके फ़ोन लोकेशन की डिटेल्स निकालती है, और फ़ोन लोकेशन की डिटेल्स निकालते ही ये साबित हो जाता है कि प्रीति पर एसिड फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि अंकुर ही है। इसके बाद अंकुर के खिलाफ चार्जशीट बनाई जाती है, उससे पूछताछ करी जाती है। लेकिन पूछताछ में वो हमेशा अंकुर मना करता है कि मैं उस समय था ही नहीं मुंबई में। लेकिन फ़ोन लोकेशन से सब कुछ क्लियर हो चुका था। अंकुर के बार बार मना करने के बाद भी सीबीआई की टीम उन 3 लड़कों को भी बुलाती है, जिनका मैंने आपको शुरू की कहानी में नाम बताया था, जो 1 मई को स्टेशन पर ही थे। एसिड अटैक होने के बाद उस नकाबपोश के पीछे जो लोग भागे थे उसको पकड़ने के लिए,
जैसे ही वो तीनों लड़के अंकुर को देखते हैं वो अंकुर को पहचान लेते हैं। इतने सबूत काफ़ी थे अंकुर को सज़ा दिलाने के लिए, लेकिन सीबीआई कोर्ट में कहीं से भी इस केस में ढिलाई नहीं देना चाहती थी। इस वजह से सीबीआई ने उस दुकान वाले को भी ढूंढ निकाला जिससे अंकुर ने एसिड खरीदा था। अब ये केस कोर्ट में था और 3 से 4 सुनवाई में ही ये साबित हो, कई सारी सबूत उसके खिलाफ, अंकुर के खिलाफ मिल चुके थे और ये साबित हो गया था कि अंकुर ने ही प्रीति पे एसिड अटैक किया है। और कोर्ट उसको कई सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट उसको फांसी की सज़ा दे देती है। और कोर्ट का जज यहाँ तक बोलता है कि हमारे देश में एसिड अटैक की वजह से इतनी दर्दनाक मौत किसी और महिला की नहीं हुई है आज तक। इस केस को वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट लिस्ट में डाल दिया गया था। अंकुर को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। करीब 2 साल के बाद अंकुर को फांसी दे दी जाती है। प्रीति को इंसाफ मिल चुका था। लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूँ दोस्तों कि उस केस के बाद क्या कभी एसिड अटैक नहीं हुआ? क्या कभी किसी महिला के साथ रेप नहीं हुआ, या महिला के साथ छेड़खानी नहीं हुई, या महिला से के ऊपर दुर्व्यवहार नहीं किया गया? आज भी ये सब हो रहा है। तो सज़ा कड़ी देने से ही सुधार नहीं होगा, हमको अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी और सोच लड़कियों के खिलाफ बदलनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर समय लड़के ही गलत होते हैं, कभी लड़कियाँ भी गलत होती हैं, कभी लड़के भी गलत होते हैं। उसके तय तक जाना पड़ेगा। उसके कोई अगर घटना होती है कभी किसी के साथ, तो उसके तय तक पुलिस को, सीबीआई को, जांच पड़ताल की टीम को जाना पड़ेगा और कुछ 3 से 4 एग्जाम्पल ऐसे देने पड़ेंगे जिससे कि हम लोगों के अंदर, खासकर लड़कों के अंदर डर आए कि अगर हम लड़कियों के साथ छेड़खानी करेंगे, उनको परेशान करेंगे, तो हमको ये सज़ा मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।